हेलो गाइज, मैं हूं यश और आज मैं एक मोटो के फ़ोन के ऊपर बात करूंगा जो अंडर 27,000 रुपीज़ आता है। ये है मोटोरोला एज 70 फ्यूजन एंड इस पे बात करने का सिंपल सा रीज़न ये है कि लास्ट ईयर का जो इनका एज 60 फ्यूजन आया था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था एंड मेरे हिसाब से वो एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन की लिस्ट में तो नहीं आता था, लेकिन वो बहुत पॉपुलर रहा था और बहुत ज़्यादा बिका भी था वो। एंड ये उसी का सक्सेसर है और इस बार प्राइसिंग भी बढ़ी है, एज यू नो, प्राइस हाइक। एंड वैसे मुझे ना इसकी प्राइसिंग भी हायर साइड ही लगती है, अभी बताता हूँ क्यों। वैसे ये स्क्रीन पे अभी कुछ प्राइसिंग डिटेल्स आ रहे होंगे इसके सारी वेरिएंट्स के, और हम बेस वेरिएंट यानी 8GB रैम और 128GB स्टोरेज जो 26,999 से स्टार्ट होता है बिना किसी बैंक ऑफर्स के, उसी बेसिस पे इसे जज करेंगे। और इस प्राइस पे जो ये परफॉर्मेंस लेके आता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 के साथ, और ये ना इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें ना इस प्राइस रेंज के आसपास इससे कई ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स देखने को मिलते थे। हाँ भाई, मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर मार्केट की करंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो हमें पहले के जैसे हाई परफॉर्मेंस वाले ऑप्शंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। जैसे OnePlus Nord 5 हो गया, iQOO Neo 10R जैसे फोन्स जो हमें अंडर 30,000 स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 जैसा प्रोसेसर दे देते थे। भाई भूल जाओ वो दिन। एंड उस बेसिस पे देखा जाए तो ये मोर देन केपेबल प्रोसेसर है। बेसिक टास्क परफॉर्म करने में ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड डिसेंट लेवल की आप हाई परफॉर्मेंस वाले टास्क भी इसमें कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि LPDDR5X रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज है। ये पहले वाले एज 60 फ्यूजन में नहीं था, इसीलिए अच्छी बात है, वरना ये चीज़ें तो होनी चाहिए इतना पे कर रहे हो तो। एंड परफॉर्मेंस के बाद अगर आप इसका डिज़ाइन देखोगे तो आप बताओ, आपको पहले वाला डिज़ाइन अच्छा लगता है या फिर ये वाला? मुझे पता नहीं क्यों पहले वाला एज 60 फ्यूजन का डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा लग रहा है। खैर, ये भी पूरा प्लास्टिक मटेरियल ही है एंड बैक साइड में एक डिफरेंट सा एक फैब्रिक वाला टेक्सचर आपको फील होगा। बट इस वाले में कैमरा मॉड्यूल को अलग से एक मेटल की हाउसिंग में रखा है और ये सारे एज 70 सीरीज में इसी तरह का डिज़ाइन लैंग्वेज है। आप बताओ कैसा लग रहा है? वैसे हमेशा की तरह ये काफ़ी स्लिम और लाइट वेट फील होगा कंसिडरिंग अगर बैटरी mAh देखें तो। और हाँ, पहले के कंपैरिजन में अपग्रेड है। पहले 5500 mAh की बैटरी थी और अब 7000 mAh की बैटरी है जो अच्छा खासा बैटरी बैकअप देगा। एंड बॉक्स में 68 वॉट का फास्ट चार्जर भी आता है, तो वो पार्ट भी सॉर्टेड है। एंड अगर ज़रूरी फीचर्स की तरफ देखें तो हाँ, इसमें प्रॉपर IP रेटिंग है। इसे पानी में डाल सकते हो लेकिन डालना मत, क्योंकि अगर कुछ होता है तो वारंटी खत्म। डुअल स्पीकर्स हैं जो हमेशा की तरह डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जिन्हें नहीं पता, जो डॉल्बी एटमॉस वाले फ़ोन्स होते हैं ना, वो नॉर्मल डुअल स्पीकर्स वाले फ़ोन से थोड़ा सा डिफरेंट फील होते हैं। डॉल्बी वाला फ़ोन के ही फॉर्म फैक्टर में आपको एक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है जो नॉर्मल वाले डुअल स्पीकर्स वाले फ़ोन में नहीं होता है। अगर चाहो तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो दे सकता हूँ कि नॉर्मल स्पीकर्स और डॉल्बी एटमॉस वाले फ़ोन्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। कमेंट करो अगर चाहिए तो। एंड अगर इसके डिस्प्ले पे आए तो समहाउ अगर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले या फिर कर्व डिस्प्ले अच्छी लगती है तो ये एक अच्छी डिस्प्ले है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से कोई शिकायत वाली बात नहीं है, बस नेटफ्लिक्स पे HDR नहीं सपोर्ट करता है, यूट्यूब पे प्रॉपर करता है। और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मोस्टली लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अप्रॉक्सीमेटली 95% लोग नेटफ्लिक्स का वो वाला प्लान भी नहीं लेते होंगे। बस फ्लैट डिस्प्ले इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल फील होती है। टेम्पर्ड वगैरह इसके इजीली मिल जाते हैं और काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं अगर कर्व डिस्प्ले से कंपैरिजन करें तो। और तो क्वाड कर्व डिस्प्ले की केयर ज़्यादा करनी रहती है क्योंकि टूटने पे चूना ज़्यादा यही लगाएगी अगर फ्लैट डिस्प्ले से कंपेयर करोगे तो। लेकिन दिखने में डेफिनेटली क्वाड कर्व डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया लगती है। कनेक्टिविटी पार्ट भी सॉर्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NFC का भी सपोर्ट है अगर आप यूज़ करते हो तो, और IR ब्लास्टर जैसी कोई चीज़ ये लोग नहीं देते हैं। और जिस रेट का ये फ़ोन है USB जनरेशन 2.0 वाला है। और अगर इसका सॉफ्टवेयर देखो तो आपने अगर कोई मोटो का फ़ोन यूज़ किया है तो वही इनका Hello UI मिलेगा Android 16 के साथ। 3 मेजर एंड्रॉयड अपडेट मिलेंगे और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। अगर आप जानना चाहते हो तो सैडली यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर्स मिलेंगे जिन्हें अनइंस्टॉल किया जा सकता है, और न्यूज़ फीड वगैरह भी है जो बेसिकली एड्स शो करता है जिसे ऑब्वियसली बंद किया जा सकता है। और जैसा मोटो के फ़ोन्स का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है वैसा ही है। मोटो के अपने जो फीचर्स आते हैं वो सब हैं। AI फीचर्स अगर आप यूज़ करते हो तो ये सारे AI फीचर्स भी हैं। अच्छा, रियल लाइफ में आप AI फीचर्स यूज़ करते हो? अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से यूज़ करते हो। और इनका कोई गैलरी एप्लीकेशन नहीं आता है तो गूगल फोटोज मिलेगा, और गूगल डायलर मिलता है तो आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते हो। ये चिल्ला चिल्ला कर सामने वाले को बता देगा। एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इनका अच्छा है। बस अगर बाकी UI जैसे Realme UI, ऑक्सीजन OS और अब तो वीवो के ओरिजिन OS से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो फीचर्स और कस्टमाइजेशंस आपको कम फील होंगे। बट ठीक है,
हर ब्रांड की अपनी एक खासियत होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इसके कैमरे पे आए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ खास अपग्रेड नहीं है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है सोनी सेंसर के साथ। अच्छी चीज है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर जो एनी डे बेटर है 8 मेगापिक्सल वाले अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से। एंड 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। आप कुछ कैमरा रिव्यूज जरूर चेक कर लेना। वैसे बता दूं, जिस रेट में ये आता है फोटोज वगैरह अच्छी ले लेता है ये। बस एक कमी फील होती है, कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो सेंसर नहीं आता है। वो पहले भी नहीं था, लेकिन प्राइस भी तो बढ़ी है ना। आई फील कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो सेंसर तो होना चाहिए था। अब ये कोई हैवी परफॉर्मेंस और गेमिंग को भी तो टारगेट नहीं करता है जो जस्टिफाई कर दिया जाए, ऐसा मुझे फील होता है। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस पे। और वीडियो रिकॉर्डिंग में मेन और अल्ट्रा वाइड से 4K 30 FPS की वीडियो निकाल पाओगे, सेल्फी से भी 4K शूट कर पाओगे। एंड इनका हर बार का रहता है सारे लेंसेज में 4K वीडियो का सपोर्ट। आई अप्रिशिएट दैट। बट पहले हमें ऐसे फ़ोन्स मिलते थे जो इस रेट में 4K 30 FPS नहीं 4K 60 FPS तक शूट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। डेफिनेटली उनका हार्डवेयर भी स्ट्रांग रहता था, लेकिन प्राइस भी कम ही रहती थी। जैसे Realme P3 Ultra, OnePlus Nord CE5, iQOO Neo 10R। खैर, लेने से पहले कुछ कैमरा रिव्यूज चेक कर लेना। तो अगर मैं सम अप करके बताऊं तो ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ अपना एक इस पे ओपिनियन देने में, क्योंकि इधर जितने भी फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं सबकी प्राइसिंग आसमान छू रही है उनके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। देखो, अगर आपको यही लेना है तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा वेट करके, थोड़ा ऑफर्स वगैरह लगा के, अगर आप इसे किसी तरह अंडर 24,000 या फिर 23,000 ले लेते हो तो आई फील ये थोड़ी सी बेटर डील होगी। तब भी ये वैल्यू फॉर मनी तो नहीं बोला जाएगा, क्या कर सकते हैं। अभी ये अपनी प्राइस पॉइंट को मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। और ऐसा नहीं है, इसके आसपास कोई इससे भी अच्छे ऑप्शंस हैं जो मैं कह दूं कि इससे अच्छा ये ले लो। बहुत बुरा हाल है मार्केट का। चलो बाय, कोशिश करूंगा जल्दी ही अगली वीडियो में मिलने की। कोई सवाल होगा तो कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।